हेलो जनता, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। भाई कल तो दो दो अच्छा काम हो गया अपने अंदर क्या। कल दो दो बड़े बड़े काम हो गए। तो क्या क्या। एक तो अपना सेमीकंडक्टर वाला पार्ट पूरा हो गया। दूसरा इंडिया जीत गई। भाई साहब दोनों में मजा आया। दोनों काम करके इतना मजा आया ना मेरे को। मैं क्या मजा आ गया, सुकून। आय हाय। इसी को तो बोलते हैं जन्नत। देख, कि सुबह क्लास ले ली, वन शॉट ले लिया, चैप्टर खत्म, और शाम को इंडिया का मैच भी देख लिया, जीत भी गई, मजा ही आ गया। हाय। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। हाँ। नमस्कार। मैं कैसा हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ। बच्चे भरोसा, मैं कैसा हूँ भाई, आई एम हॉट। नमस्कार, 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 नमस्कार। को बोल रहा सब पार्टी दीजिए, इंडिया जीत गई। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोला सर कभी तो रैंक प्लस की टी शर्ट डाल लिया बेटा, पहनता हूँ। कभी कभी पहनता हूँ, कभी कभी नहीं पहनता, मूड के ऊपर है। आज मेरे को शर्ट दिख गई है, मैंने बहुत टाइम को पहने, मैंने पहन लेता है, मैंने निकाल ली। चलो भाई। नमस्कार, नमस्कार। सर कोलकाता में धुआं धुआं होगा था शाम को। अच्छा। भाई मैं कोटा में नहीं था ना, मैं कल कोटा में नहीं था। प्लस मैं ये पटाखे भी नहीं फोड़ता। अच्छा। ठीक है भाई। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का अपना ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। सेमी कंडक्टर अपन ने कल पढ़ दिया है। और जो अब कल जो आएगा अपने पास, मतलब ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे को हम लोग वो पढ़ेंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट अपने पास एक क्लास का टॉपिक होता है, तो लॉजिक गेट कल पढ़ेंगे। कल का कल वो खत्म भी हो जाएगा, और कल फाइनली आपका सिलेबस हो जाएगा ओवर। तो कल आप सभी लोगों का सिलेबस आपका हो जाएगा दी एंड। ठीक है। तो कल सिलेबस को करेंगे अलविदा। ठीक है। ठीक है, नमस्कार। मैं पतला हो गया हूँ ना यार, थोड़ा पेट तो है, कम हो जाएगा। चलो भाई, नमस्कार। आओ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लास्ट क्लास में अभी तक हम लोग इंटरफेरेंस और आपका डिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। सर दोनों के फॉर्मूला थोड़े थोड़े मेरे पास के अलग निकल के आए थे। हमने कहा था भैया इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन दो बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है। इंटरफेरेंस मेरे पास क्या होता है, जब कभी दो किरणें या फिर दो तरंगे समान दिशा में चलते हुए समान आवर्ती की एक दूसरे पे इस प्रकार अध्यारोपित होती हैं कि उनके मध्य कला अंतर क्या होता है, नियत होता है, तो आप उससे कहते हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है। डिफ्रैक्शन क्या होता है सर, डिफ्रैक्शन मेरे पास होता है आपकी तरंगों का
तरंगों का अवरोध के किनारों से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, हमारे पास डिफ्रैक्शन कहलाता है। इसके बेस पे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए भी थे और एक आधे मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया भी था। देखो ये रहा होमवर्क। एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्चिष्ट के निकटवर्ती प्रथम निम्निष्ठ पर झिर्री के किनारे तथा उसके मध्य बिंदु से उत्पन्न हाइगेन तरंगिका के बीच कालांतर क्या होगा, इसका जवाब दो। जिस बालक ने मुझे इसका जवाब दे दिया मैं मान जाएगा। अरे 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 वन शॉट कब से स्टार्ट करें फिजिक्स बेटा? बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे वन शॉट, अपन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब सिलेबस आपका कल खत्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये पड़ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि वन शॉट अपने लगातार चल जाए, है ना। अभी 11 को भी करेंगे, फिर अपनी होली आ जाएगी बीच में। सो लेट्स सी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपना ना वन शॉट और माइंड मैप दोनों ही खत्म हो जाए। फिर आपको सिर्फ एक ही क्लास करनी रहेगी फिजिक्स की, वो है वन शॉट बस। बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर कितना, पाई बोल रहे हैं। चलो भाई चेक करते हैं। तो याद करते हैं सर, सबसे बात कर रहा है किसकी, प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहा है। तो याद करते हैं क्या आपके सिंगल स्लिट वाले पैटर्न में डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आपने कहा था कि ये मेरे पास जो ए साइन थीटा, अगर ये एन लैम्बडा होता है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाता है। ऊपर से बोल रहा है सर कौन सा, प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रथम मतलब एन का वैल्यू 1 रखूंगा, ले आओ। तो कितना मेरे पास आएगा सर, डेल्टा एक्स मेरे पास हो जाएगा आपका लैम्बडा के बराबर। अगर आपका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस कितना मेरे पास आएगा सर, लैम्बडा को रिप्लेस कर दो पाई से तो पाई मेरे पास आएगा, सो 2 पाई आ जाएगा, है ना। लैम्बडा को रिप्लेस करके किससे, 2 पाई से, तो ये मेरे पास आंसर आएगा। सब बिल्कुल सही बात है। ये मेरे पास आपका फेज डिफरेंस होगा। हाँ जी सर, पर सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल ज्यादा ध्यान से पढ़ें कि सर एकल झिर्री, समझना कि एकल झिर्री है बॉस। सर ये जो आपने निकाला था फेज डिफरेंस किसके लिए होता है, तो ये फेज डिफरेंस जब निकालते थे ये होता है इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट के बीच में, कि दोनों किनारे वाले बिंदुओं के बीच का फेज डिफरेंस आपका होता है। तो मतलब यह फेज डिफरेंस किसका, ए और बी के बीच का। पर सर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है, ध्यान से पढ़ो, कि झिर्री के किनारे 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 तथा मध्य बिंदु के मध्य, कि एक तो किनारा है और एक मध्य बिंदु है, इनके बीच में आपका फेज डिफरेंस क्या होगा। ओ समझा। तो भाई सोच कि अगर इस पूरे का फेज डिफरेंस कितना 2 पाई है तो तुम्हारा कितना आएगा, से तो आधा हो जाएगा। डायरेक्टली मेरे पास कितना होगा, आधा हो जाएगा भाई। बोलो तो कितना, पाई। तो आपका ए और सी के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना, पाई मेरे पास होगा। क्या बात पकड़ में आया क्या, क्या बात पकड़ में आया क्या? क्या ये बात एकदम क्लियर है क्या? यस सर, ऑप्शन बी मेरे पास आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होमवर्क नंबर 2 सर 6328 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगा। समझते हो भैया कि भैया सर एक तो ये बात, एक सिंगल झिर्री है मतलब विवर्तन होगा, सिंगल झिर्री, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई याद करते हैं सर, केंद्रीय उच्चिष्ट का चौड़ाई यहां पे क्या पड़ा था, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय छोटू ए। ये बोला भाई कोणीय चौड़ाई, ठीक है। तो कोणीय चौड़ाई दी थीटा क्या बताया था सर, बीटा बटे आपने बताया कैपिटल डी, कितना है 2 लैम्बडा अपॉन ए आया था। रखो लैम्बडा कितना 6328 एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस का 10। वेरी गुड सर। ए कितना है 0.2 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10 की घात माइनस का 3। तो भैया आओ सोल्व करेंगे सर। इसका पॉइंट आएंगे 1 जीरो और बढ़ा लो, क्या हो जाएगा 2 से 2 गया, ओके पावर गई, पावर माइनस का 6 आएगा। सर आपको दे रखा ऑप्शन डिग्री में, देखो सर 6328 इंटू 10 की घात माइनस का 6 है। भाई ये किस में आता है सर, ये तो आता है रेडियन में, ये आता है रेडियन में, ऑप्शन दे रखे डिग्री में। ओहो तो याद करते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं सर, मेरे हिसाब से हमें 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ता है तब जाके वो डिग्री में आता है।
हाँ सर, हमारे पास देखो, हमारे पास इस फॉर्मूला जो वैल्यू आपको मिलता था वो किस में आता है, रेडियन में आता है, दिया किस में है, डिग्री में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 180 बटा पाई। और हाँ सर, बात तो एकदम करेक्ट है। तो भाई आओ लमसम वैल्यू निकालते। देखो कितना, 3 मान लो, उसको 3 मानता हूं, 3 से काटे 326 311 है ना, कितना बचेगा 3927 है ना, ये आएगा लमसम ये आएगा, जो भी है आ तो ही रहा है, गुना करना पड़ेगा, जो भी है देख लो भैया, ठीक है। और ये 18, अबे 180 बहुत बड़ा नहीं आएगा यार, ये बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, कतने करने में है, ताला साला मेरे को इतना काम कौन करेगा भाई। 3 से काटो, 60 बार काटते इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 60 बार काट लेते हैं, ठीक है। 6 8 54 5 हासिल, 6 2 12 17, 6 3 18 19, 6 6 36 37, बहुत बढ़िया। और हमारे पास क्या है, 1 जीरो इसकी, तो 5 जीरो के बाद 1 2 3 4 5, यही आएगा 0.37 के आसपास। 0.37 के आसपास कौन सा है, ऑप्शन पहला ऑप्शन आ रहा है 0.36, 0.36 आपका आंसर बैठ रहा है, ठीक है भाई, चलेगा। आई होप हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगा, चलेगा दोस्तों। हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके चलेगा। हाँ जी सर, ओहो बच्चे सीख गए, कौन है दिलकेश भाई के सर 6 इंटू 6 करो डायरेक्टली, कि 6 यहाँ पर है और 6000 उसको मान लो, तो 6000 इंटू 6 3600, 36 एक ही ऑप्शन में लगा दो। वेरी गुड, लोंडे सीख गए भाई साहब, नितिन के नुस्खे सब लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, हाय हाय। यहाँ बात करते हैं, मैं सोचता हूँ, पता है कभी मैं सोचता हूँ कि जिंदगी बहुत सुकून में कट रही है ना, कि भाई कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बड़ा चल रहा है, कल इंडिया मैच जीता, सब कुछ सही चल रहा है। मैं ना खोला यूट्यूब कि भाई साहब बढ़िया, आज तो मस्त मस्त रीले आएंगी, मस्त मस्त यूट्यूब पे शॉट आएंगे इंडिया के जीतने के, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर रील कौन सी आई, एक और नई कंट्रोवर्सी, कौन सी, पीडब्ल्यू वर्सेस अनअकैडमी, लड़ते रहा है, इनका जीवन में कुछ काम ही नहीं है, हमेशा लड़ने का काम है ना, ठीक है, कि मतलब कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है। मैं सोचता हूँ, मैंने कहा अब जीवन में थोड़ा काम सुकून से निकलेगा, अब थोड़ा एग्जाम का टाइम हो रहा है, अब लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, पर नहीं, इनको भी लड़ना है, रोज उठो, रोज कोई नया पंगा होता है, देख लेते हैं। तो 0.15 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक स्लिट है, एक पर्दे से 2.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बात करते हैं, स्लिट की चौड़ाई में कितना बोला है, 0.15 सेंटीमीटर में, ठीक है, और पर्दे से दूरी हमें कितना बोला गया, 2.1 मीटर, ठीक है। इस पे आपने जो प्रकाश डाला कितना, वो सब 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहे हैं केंद्रीय उच्च की चौड़ाई मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, आओ 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय छोटू ए लगा दो, 2 लैम्बडा कितना आएगा, 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का बदला मीटर में, बहुत बढ़िया। कैपिटल ए कितना, 2.1 डिवाइड में कितना, छोटू है, तो छोटू है पॉइंट का 15 सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, पावर -2। लो भैया आओ काटापेटी करते हैं, सोल्व करते हैं। सेंटीमीटर उड़ा दिया, कितना पास है, पॉइंट, 2 पॉइंट आओ, 2 पॉइंट आएंगे ऊपर, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, और उसका 1 पॉइंट आके नीचे 1 जीरो लगा देंगे। भाई काटते हैं, काटो काटो काटो, कैसे काटे, 3 से काटते हैं, 3 7 से, और 3 से कटेगा 5 बार में, बढ़िया। 5 से फिर ये कट जाएगा, फिर 7 × 2 कितना, 14 होगा, 14 भैया बहुत सारा ऑप्शन में, 7 × 2 कितना, 14, ठीक है। इसकी 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कम कर दो, 10⁻⁻4 बचेगा, तो कितना 10⁻⁻4 बचा हुआ है, 1 पॉइंट लगा दो, तो 1.4 10⁻⁻3 बन जाता है, -3 क्या बनता है, सब -3 मेरे पास बनता है मिलीमीटर, तो 1.4 मिलीमीटर, ऑप्शन कौन सा, सी है, 1.4 मिलीमीटर, यही आपका सही आंसर बनेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। आगे बात करते हैं, लाल प्रकाश का प्रयोग करके एक विवर्तन प्रतिरूप बनाया जाता है। यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का उपयोग किया जाए तो बैंड की चौड़ाई से क्या फर्क पड़ेगा, समझाते हैं। सब बीटा मेरे पास कितना होता है, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय छोटू ए, सब बीटा समानुपाती क्या होता है, लैम्बडा के, सर जी हाँ समझता हूं। तो हम जानते हैं कि लाल प्रकाश का लैम्बडा होता है ज्यादा, नीले का होता है कम, तो इंडायरेक्टली क्या, जब कभी आप लाल रंग से
नीले रंग पर आओगे, लैम्बडा मेरे पास कम होगा, लैम्बडा कम होने से मेरे पास फ्रिंज की चौड़ाई भी मेरे पास घट जाएगी। सर जी हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि बैंड की चौड़ाई कम हो जाएगी और विवर्तन प्रारूप आपका थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मिल जाएगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। चलो भाई आगे बात किया जाए। अब व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है, जरा एक बार उनको देख लेते हैं। काम के पॉइंट है क्योंकि कई बच्चों को इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, समझाते हैं। व्यतिकरण, सर व्यतिकरण मेरे पास क्या है भाई, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और ये क्या है, इसको कहते हैं बॉस डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पैटर्न समझते हैं सर। हमने कुछ इनमें खास बातें पढ़ी है। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है सर, इंटरफेरेंस में सिर्फ और सिर्फ दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं जिनकी तरंगे आपस में मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा तरंगे इसमें नहीं होती है, दो तरंगे आपस में मिलती है और उनकी वजह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल जाता है। पर सर इसमें क्या होता है, उसमें से दो सोर्स है, तो इसमें बहुत सारे, एक ही तरंगाग्र के बहुत सारे आपके द्वितीय सोर्स बनते हैं। याद करो कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सोर्स की बात किया, S1 और S2 कला संबद्ध। तो इसमें क्या था सर, एक तरंगाग्र के बहुत सारे सोर्स थे, 1 2 3 4 5 6, जितने सकते थे, जितने सकते भैया सारे के सारे सोर्स हमने इसमें लिए थे। तो यहां पे से दो थे, यहां पे सोर्स थोड़े ज्यादा होते। ओ हो, बात करेक्ट है, ठीक है। व्यतिकरण से उत्पन्न सभी दीप्त फ्रिंज समान रूप से तीव्र और समान चौड़ी होती। मतलब क्या कि आपकी इंटरफेरेंस में जितनी भी ब्राइट फ्रिंज बनता है सबकी चौड़ाई समान होती है और सबकी इंटेंसिटी सेम होता है। सबकी ब्राइटनेस सेम, सबकी ब्राइटनेस सेम और सबकी चौड़ाई एक समान होता है, किसमें, इंटरफेरेंस में। लेकिन जो आपका डिफ्रैक्शन है सब बीच वाला सेंट्रल बाइट जो होता है, सेंट्रल बाइट सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे ज्यादा बड़ा होता है, सबसे ज्यादा चमकीला होता है और सबसे ज्यादा बड़ा होता है। और उसके बाद जो भी ब्राइट मिलता है, उसके बाद जो भी ब्राइट मिलेगा, एक उसकी ब्राइटनेस कम होगा, दूसरा उसकी चौड़ाई भी कम होगा। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर निकलोगे, सेंटर वाला सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे ज्यादा ब्राइट, और जैसे जैसे दूर निकलोगे ब्राइटनेस कम और चौड़ाई कम होती चली जाती है। तो विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और तीव्रता समान नहीं होती है, केंद्र से दूरी के साथ चौड़ाई और तीव्रता घटती चली जाती है। क्लियर है क्या? ओके सर, बढ़िया है। और सभी अदीप्त फ्रिंज जो पूर्ण रूप से काली होती हैं, तो वो तो इसमें भी होती है। सभी अदीप्त फ्रिंज पूर्ण रूप से काली होती है जिसकी मोटाई और तीव्रता केंद्र के साथ घटती चली जाती है। ठीक है, चलेगा क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट में क्या है? व्यतिकरण फ्रिंज की संख्या अधिक होती है। क्या? इंटरफ्रेंस में जो हमारे पास जो फ्रिंज बनता है, इंटरफ्रेंस में जो हमारे पास फ्रिंज बनता है वो सारी मेरे पास क्या होती है, उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। और इनमें जो मेरे पास फ्रिंज बनती है, जो आपको चमकीले धब्बे बनते हैं, वो थोड़ा कम बनते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कम हमारे पास होता है। क्लियर है क्या? क्या हमें यहां पे कोई डाउट है क्या? क्या हमें यहां पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट है क्या? जल्दी बताओ। आज बच्चे कम हैं। हाँ बेटा, बच्चे कम हैं आज, क्योंकि बच्चों ने कल ले लिया माइंड में, शाम को उसको रिवीजन किया नहीं। क्यों? सब मैच देखने में बिजी थे, है ना। बताता हूं आपको, कहानी यही है कि सब क्या है, बच्चों ने क्या है ना, कल वन शॉट तो ले लिया। वन शॉट लेने के बाद सोचा कि यार अब तो मैच देखेंगे, शाम तक मैच देख लिया, इंडिया जीत गई और कल शाम को कुछ नहीं पढ़ाएगा। कल शाम को कुछ पढ़ाई नहीं करी। अब कल शाम को पढ़ाई नहीं किया, ना तो लिखा, ना देखा, ना कुछ, तो अगले दिन उठ के क्लास के क्या करेंगे? अभी तो जो पढ़ा हुआ है पहले उसको खत्म कर ले, वरना वो बैकलॉग हो जाएगा। इसलिए बच्चे का मैं आज, समझे, ये मुझे पता था कि ऐसा होगा, ये मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि अभी वाली जो क्लास बड़ा लोड लेट कर देता, मैंने छोड़ो यार, क्या ही मतलब है। आओ, हाँ, एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी बेटा? नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। पोलराइजेशन समझना, ध्रुवण क्या चीज होता है। देखो एक बात समझता हूं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? ईएम वेव, याद है क्या? यस सर। हमने कहा था कि जब कभी कोई तरंग आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग आगे चलता है, तो तरंग की दिशा के लंबवत आपके इलेक्ट्रिक फील्ड
और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कंपन करते चलते हैं। हाँ सर, ऐसा आपने हमें बताया था, ऐसा आपने हमें बताया था, बिल्कुल सही बात सर। जी हाँ, वही बात कर रहा हूं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ सर, और साथ में बाद तरंग चल रहा होता है। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं सर। हम जानते हैं, हमने इनका एक संबंध आपको बताया था सर। कौन संबंध? तो सी क्या होता है? तो सी मेरे पास आपका होता है E बटा बी, याद है क्या? हाँ सर, ध्यान देना, क्या E का जो वैल्यू होता है या E नॉट का वैल्यू होता है कितना? C इंटू बी नॉट होता है। तो C कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मतलब इस फॉर्मूला से सर एक बात तो क्लियर है कि B का जो भी मान है उससे 3 इंटू 10⁸ को गुणा करोगे तो आपको E नॉट मिलेगा। मतलब कि E नॉट जो मेरे पास आयाम है वो बहुत 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 बड़ा आता है कंपेयर टू बी नॉट के। ये बात तो कंफर्म है? हाँ सर, ए नॉट मेरे पास है क्या है? बहुत 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 बड़ा आता है आपका बी नॉट की तुलना में। अच्छा, बात क्लियर है, ये बात मैं समझ पा रहा हूं। अच्छा, तो फिलहाल मैं जो भी बात करूंगा, फिलहाल मैं आपको जो भी बात करने वाला हूं वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ी हुई होंगी सर। क्यों? क्योंकि इसके आयाम थोड़ा ज्यादा होता है, इसका होता है ना के बराबर। इसका आयाम क्या होता है? ना के बराबर होता है। तो मैं जो भी कंपन की बात करने वाला हूं, जो भी ऑसिलेशन की बात करूंगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। किसका करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। अब समझना सर, हमने कहा है कि तरंग जहां जाती है, तरंग जहां जाती है उसके लंबवत दिशा में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन होता है। सही है क्या? है ना? कह रहा हूं कि मेरे पास कह रहा हूं कि सर हमारे पास जिस दिशा में तरंग जाती है उसके लंबवत दिशा में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र कंपन करता हुआ चलता है। सर कैसे? देखो वो जारी है आगे। हाँ सर, अब से इसके लंबवत कहां पे? अरे पूरा तल है भाई, देख वो है तरंग की दिशा, वो है तरंग की दिशा, और इसके लंबवत ये पूरा तल है। ये पूरे तल में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हर जगह कंपन करता चलता है। क्या बोल रहा हूं? आपका वहां जा रही है तरंग और हमारे पास जो होता है कंपन वो इस तल में होता है। यस सर, और सर इस तल में किसी एक दिशा में नहीं, किसी एक में नहीं, सभी संभव दिशाओं में होता है। कि मतलब अगर मैं इसको यहां साइड से देखूं, अगर मैं इसको यहां साइड से देखूं तो भाई वो कहानी कुछ ऐसी है कि जो मेरे पास तरंग जा रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन भैया ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, हर दिशा में। ये कहां है? ये कहां है? तरंग संचरण के लंबवत तल में, तरंग संचरण के लंबवत तल में, लंबवत तल में। समझ रहे हो? मेरे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र का कंपन जाने वाली दिशा के तल के लंबवत, यहां हर दिशा में। अगर मैं इस चीज को दिखाऊं ऐसे, देख वहां जा रही है तरंग आपकी तरफ, ये उसका लंबवत तल है, तो भाई कंपन कहां होंगे? सर कंपन मेरे पास यहां भी होंगे, कंपन मेरे पास यहां भी होंगे, कंपन मेरे पास यहां भी होंगे, कंपन मेरे पास यहां भी होंगे। समझ लो, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। देखो ये हर दिशा में कंपन, इसके हर दिशा में कंपन है भाई। देख ले, देख ले, हर दिशा में कंपन आएगा इसका, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भाई सब कुछ है हर दिशा में। कि भैया इस तल में हर जगह उसके होंगे कंपन। तो ऐसा कोई भी प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन उस तल में हर दिशा में हो, ऊपर नीचे भी है, इधर भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये बनता है मेरे पास क्या? आपका अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलता है इसको? तो बोलता है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। सर हिंदी बताओ, हिंदी में? अरे हिंदी में बोलते हैं इसको अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश इसको कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश इसको कहते हैं। अच्छा, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। पर सर ये तो साइड से देखने दिख रहा ना, ये तो आपको इस के लाइन के लंबवत यहां से देखने पे नजर आया है। इसको इस पे कैसे बताऊंगा? इसको यहां कैसे बताऊंगा? तो समझना, कुछ नहीं करना होता है, हम इस चीज को ना यहां पे दिखाते हैं ऐसे भैया कि वो है तरंग संचरण का लंबवत। तो क्या ना, यह बस क्या तरंग संचरण की दिशा है। हाँ सर, तो इसके लंबवत कंपन अगर ऊपर नीचे भी है और अंदर बाहर भी हैं तो आप इसको अध्रुवित प्रकाश कहते हो। इसी चीज को दिखाने का तरीका होता है, इसी चीज को दिखाने का तरीका होता है कि जहां मेरे पास तरंग जा रही है उसके लंबवत अंदर बाहर का कंपन, ऊपर नीचे कंपन। भैया लिख देता हूं, तुम चाहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सब क्या लिखोगे? देख यह है अंदर बाहर का कंपन,
अंदर बाहर का कंपन और ये आपका ऊपर नीचे का कंपन। तो एक साथ दो कंपन है और दोनों मेरे पास तरंग संचरण के लंबवत है। अब सोचो कि आपने पूरे के पूरे कंपन को सिर्फ और सिर्फ दो टुकड़ों में तोड़ दिया, पूरे के पूरे कंपन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो सोचो कि अगर पूरे प्रकाश की तीव्रता I नॉट था तो दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ऊपर नीचे का I नॉट बटे 2 और अंदर बाहर का भी I नॉट बटा 2, दो टुकड़ों में आपने प्रकाश को तोड़ दिया। आपने तीव्रता को दो टुकड़ों में तोड़ डाला है, बोलो हाँ कि ना? बोलो है क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या कि हाँ सर ऊपर नीचे अंदर बाहर मेरे पास ये दो तरह का कंपन है और ये मेरे पास क्या है, ये भी आपका अनपोलराइज्ड लाइट को ही दिखाता है, अध्रुवित प्रकाश को ही दिखाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब कहते हैं कि इस अध्रुवित प्रकाश को हमें करना है ध्रुवित। मतलब सा कहानी है कि हम चाहते हैं कि ये जो कंपन आपके दो दिशाओं में है इसको किसी एक दिशा में रोक दिया जाए। जब ये कंपन आपके दो दिशाओं में बता रहे हो कि सर किरण जा रही है आपकी तरफ, ये तो ये वाला कंपन होगा या फिर ये वाला कंपन होगा, हमें किसी एक दिशा में कंपन को रोकना है, हमें किसी एक दिशा में कंपन को रोकना है। सर कौन सी? कोई सी भी एक दिशा जहां पे आप लोग कंपन को रोक सकते हो। तो मान लो कि सर मैंने प्रकाश के कंपन को इसमें रोक लिया, सिर्फ इस तल में, सिर्फ आपका एक ही दिशा में कंपन कर दिया या फिर अंदर बाहर कर दिया, है ना? क्या बोलते हैं कि कंपन है ना, विद्युत क्षेत्र का कंपन, विद्युत क्षेत्र का कंपन केवल एक ही दिशा में सीमित है, ठीक है? या तो ऊपर नीचे या अंदर बाहर। जब ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट इसको कहते हैं। बोलो मेरे पास क्या है? ध्रुवित प्रकाश इसको कहते हैं। क्लियर दोस्त? और ये हाँ सर बहुत बढ़िया। तो भाई क्या ना, अब अध्रुवित से ध्रुवित करने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। अरे वाह सर, तो यहां से यहां तक का जो सफर होता है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। बोलो तो ध्रुवीकरण। बात क्लियर दोस्त? यस सर। तो भैया अनपोलराइज को पोलराइज करने का जो हमारे पास तरीका होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। बोले तो आपका ध्रुवीकरण। बेटा दोनों नहीं है, मैं कह रहा हूं दोनों में से कोई भी एक, या तो ये हो या ये हो, दोनों नहीं है एक साथ। दोनों एक साथ नहीं है भैया, या तो ऊपर नीचे का कंपन होगा या अंदर बाहर का कंपन होगा, दोनों नहीं है एक साथ, दोनों अलग अलग है, या तो ये या फिर ये। ठीक है? ठीक है, तो यही बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भैया जब आपका प्रकाश का कंपन आपका सभी दिशाओं में होता है या उसको आप लोग ऐसे दिखाते हो, वो आपका होता है अध्रुवित प्रकाश। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में सीमित कर दूं, या तो ऊपर नीचे हो या अंदर बाहर हो, तो ये बन जाता है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, चलेगा? ओके सर। तो इसे इस तरह बातें अपने पास लिखा भी हुआ है ना, उसको अपने यहां देख लो। भाई कहानी कुछ ऐसी है, अब से देखो होता कैसे। भाई ध्रुवित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो सबसे अच्छा सबसे फेमस होता है ना, है ना, कि जो मेरे पास क्या है, ठीक है। अब क्या होता है भैया, ऐसे मेरे पास क्या होता है, कुछ स्पेशल तरह के होते हैं पदार्थ, कुछ स्पेशल तरह के क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। पदार्थ मतलब कुछ स्पेशल तरह के मटेरियल होते हैं, जब उनमें आप लोग अनपोलराइज्ड लाइट को डालते हो, अध्रुवित प्रकाश उसमें डालते हो, तो उसके आर पार होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपन वाली प्रकाश बाहर आती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये पदार्थ आपके कुछ ऐसे होते हैं कि एक दिशा के कंपन तो रोक लेते हैं और बाकी को भेज देते हैं।
एक दिशा के कंपन को रोक लेता है और बाकी को जाने देता है। चलो कैसे कि मान लो घर में आती है प्लास्टिक की कुर्सी, हाँ सर, जैसे उसके ना पीछे होती है धारियां ऐसे, हाँ सर, आर पार धारियां होती है, ऐसे बीच में होती है, हाँ सर। तो मान लो कि कुर्सी है, हाँ सर, और उसमें आपने बीच में से निकाल दी एक रस्सी, यस सर। अब रस्सी को अगर मैं कंपन करवाऊं ऐसे ऊपर नीचे तो ये कंपन उसके आर पार निकल जाएगा, लेकिन रस्सी का कंपन ऐसे करवाऊंगा तो वो रस्सी से आर पार नहीं जा पाएगा। अरे हाँ सर, बात तो सही कर रहे हो। कुर्सी में क्या होता है, ऐसे खांचे बने होते हैं पीछे, उस पर रस्सी डाल दो, बीच में से डाल दो रस्सी। अगर रस्सी का कंपन ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आर पार चला जाएगा। मतलब एक दिशा के कंपन पार कर जाते हैं लेकिन दूसरे वाले पार नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं मेरे पास क्या, पोलराइजर। क्या होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के पदार्थ होते हैं, बोलते हैं टर्मेलिन ग्रास। क्या बोलते हैं, टर्मेलिन ग्रास। ओके सर, तो मेरे पास क्या है, फिलहाल हम इसको बोलेंगे पोलराइजर। पोलराइजर क्या करता है, ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में चेंज कर देता है, इसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुवक। ध्रुवक इसको कहते हैं। अच्छा, तो अनपोलराइज्ड लाइट आई, इससे गुजारी गई, तो कंपन सिर्फ और सिर्फ एक ही तल में रह गए। कंपन सिर्फ और सिर्फ एक ही तल में, एक ही दिशा में रह गए, इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। बहुत बढ़िया। अब समझना सर, ऐसे ऊपर नीचे, तो जिस तल में कंपन होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का तल। जिस तल में कंपन रह गए वो है कंपन का तल, और जिस दिशा के कंपन अवशोषित हो गए, जिस दिशा के कंपन अवशोषित हो गए मतलब अंदर बाहर वाला, तो अंदर बाहर वाला अवशोषित हो चुका है, तो जो अवशोषित हो गया क्या, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, बोले तो ध्रुवण का तल। ध्रुवण का तल कि भाई जिस दिशा के कंपन अवशोषित हो गए वो बनता है ध्रुवण का तल। क्लियर है क्या, है ना। कंपन अवशोषित हो जाते हैं, यहां पे कंपन नहीं होता है। चल जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है क्या। ऐप से पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है बेटा, मैं चेक करवाता हूं एक बार उसको, मैं चेक करवाता हूं। क्या भाई यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या, क्या यहां तक कोई डाउट है, मैं जल्दी बोलो फटाफट से। सर आपसे डर लगता है, क्यों भाई, मैंने कर दिया सर। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर, ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और जो बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार। अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसके विद्युत क्षेत्र का कंपन तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में सम्मित रूप से उपस्थित होता है, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन को क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में बांटा जा सकता है। हाँ सर, हमने ये तो कहा था कि सर आपके जो कंपन आपने हमें ऐसे दिखाए हर दिशा में, हमने सिर्फ उसको घटक करके दो टुकड़ों में दिखा दिया। कौन सा, ये है तरंग संचरण, या तो ऊपर नीचे का कंपन या अंदर बाहर का कंपन, यही हमने बताया। चलेगा, ठीक है, चलेगा। ठीक है, बात करते हैं। ध्रुवित प्रकाश समझा चुका हूं, वह प्रकाश जिसके विद्युत क्षेत्र के कंपन को, विद्युत क्षेत्र के कंपन को, कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, कंपन है। ये कौन है बे, कंपनी कर रहा है इसको। विद्युत क्षेत्र के कंपन को तरंग संचरण के लंबवत दिशा में, लंबवत तल में आएगा ये। लंबवत, ए भाई साहब क्या हो रखा है ये, लंबवत लंबवत तल में किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा में
किसी एक दिशा में सीमित कर दिया जाता है, किसी एक दिशा में सीमित दिशा, किसी एक दिशा में सीमित कर दिया जाता है तब प्रकाश ध्रुवित कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास क्या है, जो कंपन है किसी एक दिशा में सीमित कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको ध्रुवित बोलते हैं। जिस तल में विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं उसे कंपन तल कहते हैं। उसे कंपन तल कहा था। क्या हो रहा है जी, उसे कंपन तल कहा जाता है। तथा तथा उसके लंबवत तल को ध्रुवण का तल कहते हैं। ध्रुव तल बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। अरे ध्रुवण आएगा भाई, ये क्या हो रखा है जी, रुको। कंपन तल कहते हैं, ध्रुवण तल कहते हैं। ठीक है, चलेगा, ओके। प्रकाश को कुछ निश्चित क्रिस्टल जैसे टूरमेलिन या पोलराइड से गुजारकर ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है, चलेगा। क्या मुझे इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अपने को जल्दी बताओ। सीधा सिंपल आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आसान पार्ट होता है, चल जाएगा। अच्छा, अब सुनेंगे सर, एक डायग्राम अपने पास है, देखना। यहां मेरे पास अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं सर हमारे पास। क्या ना, एक क्रिस्टल ये है और एक क्रिस्टल ये, समझना कि क्रिस्टल नंबर एक, क्रिस्टल नंबर एक से किसका, टूरमेलिन बोल दो या पोलराइड बोल दो, क्रिस्टल नंबर एक है। तो ये भी क्या है, ये भी सेम ही क्रिस्टल है जो आपके अनपोलराइज को पोलराइज कर सकता है। मतलब क्या भैया, अपने लिए तो दो कुर्सियां, अपने लिए क्या भैया, दो कुर्सियां हैं कि भाई एक कुर्सी आगे और एक कुर्सी उसके आगे, एक कुर्सी यहां और एक कुर्सी उसके भी आगे। हम कह रहे हैं कि पहली वाली कुर्सी जिस पे आपने अध्रुवित प्रकाश को डाला है, तो वो वाला क्रिस्टल जिसमें अध्रुवित प्रकाश जाके टकराता है उसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवक। क्यों सर? क्योंकि ये अनपोलराइज को पोलराइज कर डालता है। क्या बोलते सर? सर दो तरह के कंपन थे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, दो तरह के कंपन थे। ये कुर्सी से गुजरे, सब कुर्सी में क्या है, खांचे बना हुआ है, कैसे है ना, कुर्सी में क्या है, ऐसे खांचा बना हुआ है। तो इस खांचे में से क्या है, इस खांचे में से ये वाले कंपन गुजर गए, ये वाले रोक दिए गए, तो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित मेरे पास हो गया, ऊपर नीचे का पार पार हो गया, ऊपर नीचे आर पार हो गया है। ओके सर, चलेगा। हाँ सर, तो पहले वाले क्रिस्टल को क्या बोला अपन ने, ध्रुवक। क्या बोलते हैं, वह क्रिस्टल पोलराइड जिस पर अध्रुवित प्रकाश जाके टकराता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुवक कहते हैं। अच्छा, अब जो आपकी पोलराइज लाइट है ये जाके दूसरी वाली कुर्सी पे टकराएगा, ये जाके दूसरी वाली कुर्सी पे टकराएगा। अब सोच कि सर हमारे पास कंपन है ऊपर नीचे, हाँ बस क्या कंपन ऊपर नीचे है, और कुर्सी के जो खांचे हैं सब वो भी ऐसे हैं। यस सर, समझना, ऐसे खांचे, ये खांचे, ये वाला कंपन, क्या ये कंपन इसके आर पर हो जाएगा? यस सर, इसके आर पर हो जाएगा। तो भाई जैसा कंपन था बिल्कुल वैसा इससे आर पर होके बाहर निकल जाएगा। हाँ सर, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस कुर्सी में बनने वाले खांचों को थोड़ा घुमाया जाए, घुमाया जाए तो सर पहले पूरा कंपन पार हुआ था, अब थोड़ा कम होगा, कम 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 सर, जीरो। दोनों आपस में हो गए लंबवत कि बे कुर्सी का बना हुआ खांचा और हमारा कंपन दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, आर पार कुछ भी नहीं आ पाया। बे कितना हो गया, जीरो। हो सर, कंपन ऐसे हो गए लंबवत, आर पार कुछ नहीं आया, और घुमाओ, सब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, सब मैक्सिमम। फिर से कंपन और खांचे मिल गए और आपको मिल गया मैक्सिमम इंटेंसिटी, और घुमा, कम 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 लंबवत, और घुमा भाई कितना, फिर से मैक्सिमम। ओ सर, मतलब कि आप इसको घुमा घुमा के चेक करते हो कि किस तल में आपके कंपन आ रहे हैं, इसको घुमा के चेक करते हो कि किस तल में कंपन आ रहे हैं। अच्छा, तो जिस पर ध्रुवित प्रकाश को डाल के चेक किया जाता है उसको बोलता है विश्लेषक, बोले तो एनालाइजर। ओ, तो वह क्रिस्टल जिस पे ध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनालाइजर कहेंगे, उसको एनालाइजर कहेंगे भैया। क्या यहां पे कोई दिक्कत अपने को, जल्दी बताओ, क्या इस बात पे मुझे कोई आपत्ति है, समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है? बोलो, क्लियर है क्या?
यार बच्चों बताओ, मतलब तुम्हें नहीं पढ़ना तो भाई बोल दो, मैं क्लास छोड़ देता हूँ। मैं क्लास छोड़ देता हूँ ना। भूमि राठौड़, रिया शर्मा, पढ़ने के लिए तुम लोग सही टाइम पास कर ले रहे हो क्लास में। सिंगल किंग बेटे देख, पोलराइजर से पता नहीं चलता है। क्यों सर? मेरे लाल, प्रकाश को देख के थोड़ी अंदाजा लगता है कि वो पोलराइजर अनपोलराइज है। मुझे बता, ये जो ट्यूबलाइट लाइट आ रही है, बता देख के बता। ट्यूबलाइट जो लाइट आ रही है देख के बता कि ये पोलराइज की अनपोलराइज है। देख के बता। इसमें देख कि जो लाइट मेरे पास आ रहा है ये पोलराइज है कि नहीं है। तो मुझे कैसे पता होगा? मतलब वही बात है ना बेटा, प्रकाश दिखता थोड़ी है। प्रकाश अपने को दिखता नहीं है। प्रकाश दिखता नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ देखकर अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि भाई हाँ आने वाला प्रकाश पोलराइज है या अनपोलराइज है। ठीक है। ठीक है। हाँ बेटा, वन शॉट से पहले अपन थोड़ा गैप लेंगे। वन शॉट से पहले थोड़ा गैप लेंगे ताकि आप लोग अपना बैकलॉग पूरा कर लो। ठीक है। अब सुनो, मेरे पास ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। भैया अब इनको थोड़ा ध्यान सुन लेना, इनको थोड़ा ध्यान सुन लेना। सीधे सिंपल आसान सा टॉपिक है, ढंग से इनको समझ लो, पढ़ लो, क्या बोल रहा हूं, है ना। अरे मेरे लाला हूँ, मुझे बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तुम लोग मुझे समझ नहीं आता। चलो भाई, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां सुना, कि ध्रुवित प्रकाश कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर होता है परावर्तन। ठीक है। परावर्तन में ये आपको दो बातें याद रखनी है, समझना। परावर्तन में दो बातें याद रखनी है, दो केस बनते हैं। केस नंबर एक, प्लीज सब लोग सुन लेना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, और बनता है गारंटी साथ बनता है, गारंटी साथ बनता है यहां से टॉप क्वेश्चन। मेरे पास क्या, ये मेरे पास एक माध्यम, दो माध्यम को अलग कर रहा है। माध्यम नंबर एक, माध्यम नंबर दो, दो अलग अलग मेरे पास माध्यम। आप तो समझो ना यार, कहाँ दिमाग आ रहे हो। मान लो रिम्यू कर दो, हटाओ। हम जानते हैं, तो इस पर प्रकाश किरणें आएंगी, आएंगी, टकराएंगी, टकरा के जाएंगी। बिल्कुल सर, सही बात है ना। किरणें मेरे पास आएंगी, है ना। हम जानते हैं प्रकाश का कुछ हिस्सा होता है परावर्तित और कुछ हिस्सा होता है अपवर्तित। बिल्कुल सही बात है। तो सेम कहानी यहाँ पर है, प्रकाश का कुछ हिस्सा होगा परावर्तित, कुछ होगा अपवर्तित। बात सुनिएगा, यहाँ मेरे पास कैसा एक आपका होता है उभयनिष्ठ अभिलंब। यस सर, अभिलंब होता है जिससे आप लोग कोण निकालते हो, है ना। ओहो, ठीक है, ये आपका विलंब हो गया। सुनिएगा, तो नॉर्मल कंडीशन कि हमारे पास किरण आया, कुछ हुआ परावर्तित, कुछ हो गया अपवर्तित। जनरल केस में, जनरल केस में किरण आया आपका किसी कोण आई पर, जो आपतन कोण होता है वही आपका परावर्तन कोण होता है, और अपवर्तन कोण थोड़ा सा मेरे पास आता है अलग। ठीक सर, बात मैं एकदम समझता हूं, एकदम मुझे बात क्लियर होना चाहिए। चल ठीक है, मैं कहता हूं ये नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता हूं कि परावर्तित, परावर्तित व अपवर्तित, अरे परावर्तित व अपवर्तित किरण, परावर्तित व अपवर्तित किरण, किरण आंशिक रूप से, आंशिक रूप से या बोले आंशिक ध्रुवित होती है।
पार्शियली पोलराइज, आंशिक ध्रुवित होती हैं, पार्शियली पोलराइज होती है भैया, कंप्लीट पोलराइज नहीं होता। मतलब कंप्लीट का मतलब क्या है भाई? कंप्लीट से मतलब ये देखो क्या है, कंप्लीट का मतलब क्या है कि एक दिशा के कंपन पूरी तरह से खत्म कर दिए गए, और आंशिक का मतलब क्या है कि एक दिशा के कंपन कम तो हुए लेकिन खत्म नहीं हुए। एक दिशा के कंपन कम तो हुए लेकिन खत्म नहीं हो पाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उनको हम लोग बोलते हैं आपका पार्शियली पोलराइज, आंशिक रूप से आपका क्या ही बोले नालायकों को। कभी कभी तो मन करता था लोगों को गोली मार दूं। एक तो मेरा पढ़ने का मन मेरा पहले नहीं था, मेरे पढ़ने का मन मेरा पहले भी नहीं था, मैं जबरदस्ती उठ के आया हूँ आज, वरना मेरा मन था कि छुट्टी ली जाए, आराम किया जाए। ठीक है, समझना तो कह रहा हूं कि परावर्तित और अपवर्तित किरण में क्या आपका आंशिक रूप से क्या होता है? ध्रुवित होता है। समझना, कि मान लो मेरे पास किरण आया था, इसके कंपन आपके दोनों थे, दोनों तरह कंपन थे सर। अध्रुवित प्रकाश था, हाँ सर। अब हुआ क्या, जब ये आपकी परावर्तित होती है या अपवर्तित होता है, परावर्तित होता है फिर मेरे पास क्या होता है? अपवर्तित होता है, तो क्या बोलते हैं सर? हमारे पास जो प्रकाश है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। मतलब किसे क्या होता है? इसके कंपन एक दिशा में होता है कम, कि मान लो ये जो कंपन है ना, ये थोड़े कम, ये थोड़ा कम हो जाएंगे, ये थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन ये वाला सेम रहेंगे, ये वाला थोड़ा कम हो जाएंगे, ये वाला थोड़ा सेम रहेंगे। अच्छा, सेम कहानी यहां पर होगा कि हो सकता है सर यहाँ पे अंदर बाहर वाले कम हो जाएं और ये वाले सेम रह जाए, अंदर वाले कम हो जाएं, ये वाले सेम रह जाए। अच्छा, तो आंशिक रूप से होता है ध्रुव, मतलब कि एक दिशा के कंपन थोड़े कम हो गए, एक दिशा के कंपन थोड़े से कम हो गए हैं। हाँ सर, चलेगा। अच्छा, यहां बात करते हैं। अभी आती है एक स्पेशल कंडीशन। एक स्पेशल कंडीशन मेरे पास आता है क्या, कि अगर आपकी आने वाली किरण एक विशेष कोण से क्या बोलते हैं? थीटा पी पर आके टकराती है, क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल, या एक इसका दूसरा नाम भी होता है ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल भी इसको कहते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि एक विशेष कोण है जो कितना होता है? ये होता है टेन थीटा पी बराबर 1/μ। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, कि अगर आपकी आने वाली किरण इस विशेष कोण पे आके टकराता है, इस विशेष कोण पे आके टकराता है, तो क्या होता है? टकराने के बाद ये आपकी एक तो समान कोण से वापस जाती है, रिफ्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। बस कहानी इस बार अलग है कि सर जब प्रकाश किरण मेरे पास आपका आया था कंप्लीटली अनपोलराइज, अध्रुवित प्रकाश आया था, टकराने के बाद जो किरण आपकी टकरा के वापस जा रही है, परावर्तित किरण, उसके कंपन सिर्फ और सिर्फ एक तल में रह जाते हैं, उसके कंपन सिर्फ और सिर्फ एक ही तल में रह जाते हैं। ये कंप्लीटली पोलराइज हो चुका है, कंपनी में बस क्या है? ध्रुवित हो चुका है भैया, पोलराइज लाइट है। ओ हो, पोलराइज लाइट हो जाता है, शाबाश, पोलराइज लाइट मेरे पास हो जाता है। और सर ये वाला, ये आपका आज भी पार्शियली पोलराइज है, ये भी आपका आंशिक रूप से ही ध्रुवित होता है, पार्शियली पोलराइज लाइट मेरे पास ही होता है। सब बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, और खास बात सुनो, और सर खास बात करिए सर, एक खास बात सर ये भी होता है कि सर जो किरण परावर्तित हुआ है और जो अपवर्तित हुआ है, इनके बीच का कोण कितना? 90 डिग्री होता है कंफर्म। कितना होता है? 90 डिग्री होता है कंफर्म। अच्छा, तो भाई ऐसा काम हर बार नहीं होगा, जब ये कोण होगा आपके ब्रूस्टर के बराबर तब जाके ये काम होता है, अदरवाइज आपका हर बार आंशिक रूप से ध्रुवित होता है।
पार्शियली पोलराइज, लेकिन अगर आपका आने वाला कोण इसके बराबर हो, ब्रूस्टर कोण के बराबर होता है, तो ये काम देखने को मिलता है। अच्छा, और ये भाई नेचर में होता है, ये हमने देखा है, तो इसी के हिसाब से हमें चीजें याद रखना पड़ेगा। अच्छा वाला डायग्राम ये रहा, अच्छा वाला डायग्राम ये रहा कि अध्रुवित प्रकाश आया, ब्रूस्टर कोण पे टकराने के बाद आपके जो कंपन है वो तल के लंबवत, जिस तल में आए थे उसके लंबवत आपके कंपन रह गया। अच्छा, तो कंपन क्या है? आपके जो कंपन है किसके? विद्युत क्षेत्र के कंपन आपतन तल के लंबवत रह गए, आपतन तल के लंबवत रह गया। मतलब कि जो आपका आपतन तल है, जो आपका आपतन तल है, आपतन तल है, वही आपके ध्रुवण का तल बनता है। हमने कहा था कि ध्रुवण तल और कंपन का तल दोनों आपस में क्या होता है? लंबवत होते हैं। आपतन तल और ध्रुवण तल क्या होता है? आपस में लंबवत होते हैं। सब बहुत बढ़िया, चल जाएगा। हाँ जी सर, एक बार सारे पॉइंट लिखवा दो ना। लिखवाता हूं, ये सर पॉइंट। निष्कर्ष क्या है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से परावर्तित होती है, तब किसी निश्चित आपतन कोण के लिए परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। ओए होए होए होए, वैसे इसको मार्क करवा दो। देखो क्या बोलते हैं कि एक निश्चित आपतन कोण के लिए, हर बार नहीं होगा, ठीक है, उसका क्या होगा? परावर्तित किरण आपकी पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। ओके। दूसरा, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश आपतन तल में ध्रुवित होता है, आपतन तल के ध्रुवित होता है, आपतन तल में ध्रुवित होता है, और उसके लंबवत उसके कंपन रहते हैं। बहुत बढ़िया। इस स्थिति में आपतित और परावर्तित किरण क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होती हैं। आपकी आपतित नहीं, अरे यार उल्टा लिखा, उल्टा लिखा है यहां पर। आपतित नहीं, अपवर्तित आएगा, ये अपवर्तित, ये अपवर्तित आएगा। अपवर्तित और परावर्तित किरण, अपवर्तित और परावर्तित किरण क्या होती है? आपकी परस्पर लंबवत होती है। ओहो, लंबवत होती है, ठीक सर। और अपवर्तित किरण आपकी आंशिक रूप से ध्रुवित होती हैं, वो कंप्लीट पोलराइज नहीं हो पाती हैं। क्या ये पॉइंट हम लोग याद रख पाएंगे? क्या ये पॉइंट हम लोग याद रख पाएंगे क्या? क्योंकि मेजर क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो इसी से बनेगा। मेजर पार्ट जो है क्वेश्चन का वो इसी से बनता है, या फिर एक फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे और भी, मेलस लो, उससे बनता है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। चल जाएगा? हाँ जी सर, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। आगे बात करते हैं हमारे पास। पहले करते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक ध्रुवक का उपयोग होता है सर क्या? तो ध्रुवक का उपयोग होता है अध्रुवित को ध्रुवित करना। तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ध्रुवक का उपयोग किया जाता है सर। जी हाँ, है ना, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा है सर। सर अगला, किस माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो उसका क्रांतिक कोण कितना होगा? से याद करते हैं। ध्रुवण कोण, क्या आपने कहा कि सर ध्रुवण कोण tan थीटा पी को आपने कहा सर कितना? म्यू के बराबर। सर कोण बोला गया 60 डिग्री, तो tan 60 कितना? म्यू बनेगा। tan 60 कितना? √3 होता है, कितना? ये हो गया म्यू। ओहो, तो म्यू मेरे पास आ गया, चलेगा। तो पूछा क्या है? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, याद करो सर। क्रिटिकल एंगल कितना बोलते थे? 1/μ कहते थे। यस सर, तो sin IC बात करते हैं। सर म्यू कितना है? सर म्यू का मान है √3, रख दो 1/√3। तो क्रांतिक कोण IC कितना होगा? साइन को लाऊंगा इस तरफ, तो साइन इनवर्स 1/√3, खत्म। तो साइन इनवर्स 1/√3, ऑप्शन कौन सा? डी। बहुत बढ़िया, यह आपका आंसर बनेगा। भाई देख लो, चल जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर बनेगा। सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस, कोई बहुत भारी भरकम काम अपन नहीं किया। ठीक है, बात करते हैं। वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के लिए परावर्तन में यदि परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होता है, भाई याद करो कि परावर्तन के बाद प्रकाश अगर पूर्णतः ध्रुवित हुआ है, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है, पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है। कितना होता है? तो ये आपका होता है tan थीटा पी बराबर म्यू होता है। म्यू कितना पास है? n दे रखा है, तो tan थीटा म्यू, थीटा पे कितना होगा? यहां पर tan इनवर्स, तो n कहा गया ना, ये आपका आंसर।
तो tan इनवर्स n कौन सा ऑप्शन आएगा? डी, ये आएगा ना। डन। जब अध्रुवित प्रकाश पुंज वायु कांच की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, सर किस पे? ध्रुवण कोण पे। क्या बोल रहा है कि परावर्तित पुंज 100% ध्रुवित होता है। यस सर, होता है। परावर्तित और अपवर्तित किरण पुंज आंशिक ध्रुवित होते हैं। ना जी ना सर, परावर्तित पूरा ही होता है। ए के लिए कारण यह है कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होता है। नहीं सर, उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं। तो भैया क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है खाली ए ही सही है, खाली ए ही इसका सही होगा। क्या पता, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं सेम नहीं पढ़ा रहा, मैंने तुमको सेम नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें मेरा पढ़ाने मन नहीं है। अब तुम जिस तरह से पढ़ रहे हो तुम लोगों का ध्यान नहीं क्लास में, तुम लोगों का क्लास में ध्यान ही नहीं है। क्या पढ़ा तुम लोगों को? क्या पढ़ा तुम लोगों को? अबे नशेड़ियों, तुम लोग पता नहीं पढ़ते क्यों नहीं समझ आता यार। अरे इसको म्यू कर ले यार। ये होता है tan थीटा पे भी हमारे पास कितना म्यू होता है। मुझे नहीं ऐसा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं यार, तुक्का सा सका रहे, तुक्का सका देते हो। मतलब क्वेश्चन पढ़ भी नहीं, तुक्का सका रहे हैं, बिना पढ़े बस उपरोक्त सभी लगा दो, बिना पढ़े अब तुक्का मार रहे हो। भाई पढ़ तो ले, तो इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। चल ठीक है, मैंने फॉर्मूला वहां पीछे गलत लिख दिया, मानता हूं मेरी गलती भाई, कान में सॉरी बोलता हूं, मेरी से गलती हो गई। मैंने यहाँ पे गलती से फॉर्मूला में 1/μ लिख दिया था भाई, म्यू ही होता है, ये सही है। ठीक है, सॉल्व मैंने इसी से किया है। तो भाई ये थ्योरेटिकल है, इसको हम पढ़ तो लो यार, पढ़ तो लो क्वेश्चन को। बिना पढ़े तुक्का मार देंगे, बिना पढ़े तुक्का मार देंगे। एग्जाम में यही करने वाले तुम लोग? एग्जाम में यही करने वाले हो क्या? क्या कल सिर्फ तुम लोग थके हो क्या? तुम लोगों ने से बैठ के पढ़ा है? मैंने बैठ के 4.5 घंटे चिल्लाया है, मैंने बैठ के 4.5 घंटे चिल्लाया है। यकीन ना हो ना तो पिछले साल का मेरा वन शॉट देखना सेमीकंडक्टर का, उसमें सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट दोनों थे, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट दोनों थे पिछले साल। 3 घंटे खत्म था, 3 घंटे में, 3-3.5 घंटे में सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट दोनों खत्म किए थे। कल की क्लास में 4.5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेमीकंडक्टर पढ़ाया गया आप लोगों को। तो तुम लोग सके होगा, तुम लोग हैं 4-4 घंटे मैंने चिल्लाया है, मैंने पढ़ाया है, तुमने सिर्फ बैठ के देखा है उस चीज को, लिखा भी नहीं तुम लोगों ने। तो तुमने लिखा भी नहीं होगा, लिख लेते तो क्लास में आ जाते आज। यार हद है यार, मतलब मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी में कर रहा है। आई नोट तीव्रता के प्रकाश की, रुकिए बाकी भी ये हो गया है। ये तो मैं इसके नेम पे आ गया, ठीक है। सुनो, प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, मैं जानता हूँ थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, पर क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे क्या? बोरिंग मत पढ़ो भैया, बोरिंग है तो मत पढ़ो यार, नहीं पढ़ना चले जाओ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, देखो बात सुनो, मैं तुम लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं है, मत पढ़, नहीं पढ़ना है चला जा, टॉपिक बोरिंग लग रहा है चला जा, नींद आ रही है सो जा, ठीक है। पर कम से कम क्लास में अगर बैठा ना तो कम से कम थोड़ी क्लास की इज्जत कर ले, थोड़ी शिद्दत से पढ़ ले। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके आंसर देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, शांति से बैठा रहे। जबरदस्ती में तुक्का मत सरकाओ, जबरदस्ती में तुक्का मत सरकाओ कि सर हमें तो आंसर देना है, आप देखना अपने आप से सही है कि गलत है।
प्रकाश के अपवर्तन का, समझना, शांत। सुनो क्या कहते हैं, देखो हमने कहा था कि अभी हमने से पीछे क्या देखा, सबने पीछे भी देखा था कि जब कहीं मेरे पास प्रकाश किरण आपकी होती है परावर्तित, कहां गए भैया, कहां गया, देखो गिरा सर। हमने कहा कि किसी भी कोण पे आओ, है ना, किसी स्पेशल कोण में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल कोण पे भेजोगे तब तब भी मेरे पास सिर्फ जो परावर्तित किरण का ध्रुवण हो रहा है, अपवर्तित का नहीं होता। ये हमेशा क्या है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। मतलब कि एक दिशा के कंपन थोड़े बहुत अवशोषित हो जाते हैं। अच्छा ऐसा है, तो हम कह रहे हैं क्या बोले कि जब कभी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, अपवर्तित किरण में मैं एक दिशा के कंपन कुछ अवशोषित हो जाता है, का कुछ भाग, कंपन का कुछ भाग अवशोषित होता है। सॉरी, अवशोषित हो जाता है, जिसे आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या होता है, जैसे आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब कि सर एक अपवर्तन के बाद कुछ कंपन कम हो जाते हैं। अच्छा, तो 15-20 लगातार अपवर्तन करवा के एक दिशा के कंपन को पूर्णतः अवशोषित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा, मतलब कैसे होता है, समझना। होता क्या है, इनडायरेक्टली मेरे पास क्या है, एक होती है प्लेट, समझना, एक पतली प्लेट है, ऐसे एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट साथ में चिपका दो, बन जा। 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऐसे कितनी बन सकती है, ऐसे कितनी बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझना। तो हम कह रहे हैं कि जब इस पे आपने किसी प्रकाश को डाला, तो किस पे, आपके ध्रुवण कोण पे, यहाँ पे आपका अभिलंब रहा होगा, यस सर, ये बस क्या आपका ध्रुवण कोण रहा होगा। हम जानते हैं जो प्रकाश किरण आपकी परावर्तित होती है वो तो पूर्णतः पोलराइज हो रखा है कि भाई इसमें कंपन दोनों थे, अंदर बाहर और ऊपर नीचे। लेकिन जो किरण परावर्तित हुआ ध्रुवण कोण पे आए थे, तो इसके कंपन आपतन तल के लंबवत रह जाते हैं। ये तो आपका पीपीएल है। सर पीपीएल बोले तो सर पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, भाई हिंदी में इसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश इसको कहते हैं।
और हमने कहा कि अब जो किरण आपकी यहां से अपवर्तित होती है उसमें एक कंपन थोड़ा अवशोषित हो जाता है। कि मान लो सर मेरे पास क्या है, ये वाले कंपन तो बचे हुए हैं, जब ये किरण इधर आती है ना, यहां पे आती है, तो क्या होता है सर, इसमें ये वाले कंपन, अंदर बाहर वाले कंपन अलग कर दिए जाते हैं। क्या बोल रहा हूं, अंदर बाहर वाले कंपन अलग कर दिए जाते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल समझना कि मान लो मेरे पास 100% ध्रुवित प्रकाश आया था। यस सर, अब इस 100% है ना, इस 100% में से कुछ भाग हुआ परावर्तित। तो जो परावर्तित होता है वो एक दिशा में कंपन लेके अलग हो जाता है। कि मान लो कि पहले कंपन के बाद 10% बाहर निकल गया, फिर अगले के बाद फिर आपका 10% बाहर निकलेगा। देखो आपकी लगातार होगा अपवर्तन। हाँ सर अपवर्तन होगा, होने दो। मैं कहता हूं कि हर बार आपका होगा परावर्तन, फिर 10% बाहर, फिर 10% बाहर, फिर 10% बाहर, फिर 10% बाहर। सर 10 करते 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 आपका पूरा का पूरा एक दिशा का कंपन गायब हो जाएगा। पूरा का पूरा एक दिशा का मतलब कौन सा, ये अंदर वाला। अंदर वाले कंपन 10 करके सारे बाहर निकल गए। पहले 10 निकले, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फाइनली 100। यस सर, क्या बोल रहा हूं कि कंपन मेरे पास दोनों थे, कंपन मेरे पास दोनों ही थे, अंदर बाहर भी था, ऊपर नीचे भी था। लेकिन जब परावर्तन हुआ अंदर बाहर वाले तो अलग कर दिए गए। पहले 10 निकले, फिर 10 निकले, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो क्या हुआ, करते करते अंदर बाहर वाले तो सारे अलग कर दिए गए और आखिर में जो किरण मेरे पास बाहर निकली, आखिर में जो किरण मुझे बाहर मिला उसके पास क्या है, अंदर बाहर वाले तो कंपन खत्म हो गए। अंदर वाला कंपन तो खत्म हो चुका है, सिर्फ ये बचा हुआ है, सिर्फ यही कंपन बचेगा। और जब एक ही दिशा के कंपन होते हैं वो भी तो आपका पीपीएल ही होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। सर बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या, एक दिशा के कंपन बारी बारी से अलग कर दिए गए और आखिर में क्या है, सिर्फ एक की तरह कंपन बचते हैं। तो बात ध्यान रखना कि अब जो मेरे पास कंपन है वो आपतन तल में ही होते हैं। कि जिस तल में लाइट आया था उसी तल में इनके कंपन बचेंगे, जिस तल में आपका प्रकाश आया है उसी तल में कंपन रहेंगे। तो आपतन तल में ही कंपन रहता है, आपतन तल में ही इनका कंपन रहता है और उसके लंबवत उसका ध्रुवण तल। बहुत बढ़िया, चलाया गया। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या चलेगा? हाँ सर, ये प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होने वाला आपका ध्रुवण का तरीका है। चल जाएगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका अच्छा वाला डायग्राम ये रहा, थोड़ा सुंदर डायग्राम है, सुंदर वाला ये रहा। अपना तो क्या ना, आपने बना दिया, ये रहा, वही वाली कहानी है। प्रकाश आया था, एक दिशा का कंपन निकालते चले गए, निकालते गए और सिर्फ एक दिशा का कंपन मेरे पास रह गए। तो रिफ्रेक्टेड आपकी जो लाइट होती है, जो अपवर्तित प्रकाश होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे कंपन बचते हैं। तो जिस तल में आया वहीं के कंपन रह जाते हैं। सर बहुत बढ़िया, चल जाएगा। अरे बाबा जी, अबे क्या हो रहा है इसको? ठीक है, चलेगा, डन। ओके, तो एक तरीका और भी होता है, इसको क्या है याद रखने का। एक तरीका और भी मेरे पास क्या है, प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण, है ना। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, ना। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग के द्वारा भी ध्रुवण किया जाता है। अभी भैया ये नेचर में होने वाली चीज है। मेरे पास क्या है आपका, ठीक है, बात समझेंगे। मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या है, प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। जब कभी प्रकाश किसी धूल अथवा वायु के कणों, है ना, मेरे पास क्या है कि प्रकाश आएगा किसी धूल के कण, ये मेरे पास क्या है, धूल है, धूल के कण पे प्रकाश आके टकराया है। अब क्या होता है, ये बिखर जाता है। क्या होता है, ये बिखर जाता है। हम लोग बोलते ना 3D में दिखाइए कार्टून। तो जब कई प्रकाश के पास क्या किसी धूल के कण से टकराता है तो वो बिखर जाता है। तो प्रकाश किरणों का किसी अवरोध से टकरा के बिखरने को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं आपका स्कैटरिंग। अब असल में स्कैटरिंग बिखरना नहीं होता है। असल में होता क्या है, असल में कहानी कुछ ऐसे होती है कि हमारे पास क्या धूल के कण है, ये समझ लो, धूल के कण है तो ऐसा क्या हुआ है, तो इनके पास भी एटम। सजी हाँ, तो जब कभी इन धूल के कणों से आके प्रकाश टकराता है तो क्या होता है, धूल के जो एटम होते हैं वो इस प्रकाश को करते हैं एब्जॉर्ब।
क्या कह रहा हूं, धूल के जो होते हैं एटम प्रकाश को करते हैं एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब कर लिया किसने, इलेक्ट्रॉन ने। तुम जानते हो कि जब कभी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में छलांग मारता है। यस सर, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में छलांग मारता है। क्यों, क्योंकि आपने उसको ऊर्जा दिया। प्रकाश क्या है, ऊर्जा ही तो है, तो प्रकाश आता है, धूल से टकराएगा, धूल के जो एटम थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया ऊर्जा को और इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा पहुंच गया। अब तुम्हें पता है, तो पता है ना, उच्च ऊर्जा स्तर में आपके इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते हैं, वो वापस नीचे आते हैं। जब वो वापस नीचे छलांग मारते हैं तो बदले में एक फोटोन निकालते हैं। यस सर, बदले में फोटोन निकालते हैं। अब ये फोटोन कहां निकलेगा, सब दिशाओं में। ये फोटोन कहां निकलते हैं, सभी दिशाओं में निकलते हैं। तो क्या होता है, इसने क्या है, प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके फिर खुद के उत्सर्जन किया, खुद का फोटोन निकाला। अब वो फोटोन आपके हर दिशा में जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग। इसको स्कैटरिंग कहा जाता है। ओहो, तब कहानी ये होती है स्कैटरिंग की। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कभी प्रकाश किसी धूल अथवा वायु के कणों, जिनका आकार क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में काफी छोटा होता है, पर आपतित होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन इसे अवशोषित करके पुनः विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है और सभी दिशाओं में। ठीक है, इस प्रक्रम को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। तब वह किरणें जो परस्पर लंबवत गति करती हैं सदैव समतल ध्रुवित होता है। मतलब क्या है कि भाई किरणें तो चारों तरफ निकली, लेकिन दो किरणें ऐसी होंगी जो आपस में लंबवत होंगी, मतलब 90 डिग्री कोण पर होंगी, और वो वाली किरणें क्या है, समतल ध्रुवित होती हैं। क्या होती है, समतल ध्रुवित होती है। हमारे पास क्या है, अध्रुवित प्रकाश यहां से फेंका, अध्रुवित प्रकाश यहां से फेंका गया, सब किस पे, धूल पे टकराया, एब्जॉर्ब किया, दोबारा उत्पन्न हो गया। तो भैया सब दिशाओं में प्रकाश चला गया। मैं कह रहा हूं कि एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली, दोनों आपस में लंबवत है, और ये दोनों किरणें मेरे पास क्या होती है, प्लेन पोलराइज। बस क्या होते हैं, इनके कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब कि अगर इसका कंपन, अगर पहले वाले का कंपन यहां है, ऊपर नीचे वाला कंपन है, तो अगले वाले में कंपन में अंदर बाहर के कंपन होंगे। इनके कंपन एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब ये नेचर में ऐसा होता है, बस इतना मुझे याद रखना है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या यहां तक कोई टेंशन वाली बात, ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब बारी है इस चैप्टर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो सिंपल एक फॉर्मूला है। सब फॉर्मूला क्या है, मेलस का नियम। मेलस का नियम बस आपको याद आता है कि आपकी जब प्रकाश को ध्रुवित करते हो, है ना, प्रकाश को ध्रुवित करते हो या उसका एनालाइजर करते हो, तो उसकी इंटेंसिटी हमें क्या मिलता है, बस वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, मेलस का नियम, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने का, ज्यादा उसमें नहीं लगाने का। समझते हैं, देखो सबसे पहले ये बात मैं आपको वो बता चुका हूं सर। क्या होता था कि सर जब कभी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करते हो, सर जब कभी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है, तो हम कहते हैं कि सर, मैंने कहा था कि इसके कंपन आपने दिखा है ऊपर नीचे वाले भी और अंदर बाहर भी, तो कुल तीव्रता होता है आई कहता हूं, कुल तीव्रता कितना बस होता है, आई होता है। अब आई में से क्या है, एक कंपन है ऊपर नीचे वाला, आई बटा दो, एक है अंदर बाहर वाला, आई बटा दो। तो जब कभी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है, उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। अंदर बाहर वाले कंपन हो गए खत्म, सिर्फ ऊपर नीचे का कंपन बचा हुआ है, सिर्फ ऊपर नीचे का कंपन बचा हुआ है, तो वह तीव्रता पहले से आधी है। तो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हमेशा, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हमेशा अध्रुवित की तुलना में आधा आता है, आई बटा 2 आता है। यह बात याद रखना। क्या बोलते हैं, आपका अध्रुवित प्रकाश है, उसको ध्रुवित करने पर आपकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। और ये बात आयाम की, अगर आयाम पहले ए था, तो अब जो आपका आयाम है पुराने वाले की तुलना में 1/√2 गुना होगा, क्योंकि हम जानते ना इंटेंसिटी आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। चलेगा क्या, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेलस का नियम क्या कहता है, मेलस का नियम हमें यह कहता है कि सर अगर किसी ध्रुवित प्रकाश को किसी एनालाइजर से गुजारा जाए, किसी ध्रुवित प्रकाश को एनालाइजर से गुजारा जाए, और आपका इसके कंपन और इसके तल में कोण कितना हो, थीटा हो। क्या बोल रहे हैं कि सर इसका जो कंपन है, जो आपका पास करवाएगा, इनके बीच में कोण का क्या थीटा है, तो आपकी बाहर निकलने वाली जो प्रकाश होगा उसकी इंटेंसिटी, पुराने वाले की इंटेंसिटी I0 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यह है मेलस का नियम, यह है मेलस का नियम।
क्या कह रहा हूं कि सर अगर ध्रुवित प्रकाश को किसी एनालाइजर से गुजारे और इस प्रकार गुजारे कि इसके कंपन का तल और उसके कंपन का तल दोनों आपस में किसी कोण पर है थीटा पे, तो बाहर निकलने वाला प्रकाश का जो तीव्रता होगा वो आई नॉट cos स्क्वायर थीटा होगा। ये मेरे पास क्या है, मेलस का नियम है। अच्छा सर क्वेश्चन सर कैसे बनाते हैं, ले भैया आओ, बहुत आसान होता है। पहला काम, आई नॉट तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक स्थित है। ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। पहली बात, सवाल थोड़ी गड़बड़ है, सवाल पूरा नहीं है, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। सवाल नंबर 1 जिसमें बन सकता है क्या कि सर इसने मेंशन नहीं किया कि यह प्रकाश ध्रुवित है कि अध्रुवित है। यह प्रकाश पास क्या है, ध्रुवित है या अध्रुवित है। सर क्यों, बात देखो समझते हैं। हम ध्रुवक किसको बोलते हैं भैया, ध्रुवक हम बोलते हैं किसको, ध्रुवक कहते हैं जो जिस पर आपका अनपोलराइज्ड लाइट आके गिरता है। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए सर, ध्रुवक उसको कहते हैं जिस पे अनपोलराइज्ड लाइट आके टकराता। हम जानते हैं कि भैया अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने में जो तीव्रता होता है वो पहले का आधा हो जाता है। तो तरीके से क्या है, इसका आंसर ये बनना चाहिए। ठीक है, मेन बात तो ये। और तुक्के में इसका आंसर क्या है, दूसरे से भी क्या है, सही आता है। तुक्के में क्या है, इसका आंसर वैसे भी ठीक आ जाता है। क्यों, समझो कि अगर मैं इसको मेलस लॉ से सोल्व करूं तो I2 बराबर पुरानी वाली तीव्रता इनटू cos स्क्वायर थीटा। सर पुरानी तीव्रता I नॉट है, कोण कितना बोला गया 45, तो cos 45 का होल स्क्वायर सोल्व करता हूं तो I नॉट cos 45 1/√2, इसका करूंगा स्क्वायर। सर जी हाँ, कितना पास आएगा I नॉट बटा 2। तो इससे भी क्या है, तुक्के में से बैठ जा रहा है। बाकी तरीके से क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तरीके से क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन में क्लियरली पता होना चाहिए कि भैया जो प्रकाश आ रहा है वो ध्रुवित है या अध्रुवित है। ठीक है, समझे। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ले भैया, एक ध्रुवक से ध्रुवित प्रकाश गुजरता है। ध्रुवक को आपतित प्रकाश की दिशा के परितः एक पूर्ण चक्कर घूर्णन करवाते हैं। तो निम्न में से क्या प्रेक्षित हमें होगा। सर एक ध्रुवित प्रकाश को कुर्सी से गुजार रहे और इस कुर्सी को धीरे धीरे घुमाया, पूरा कितना 360 डिग्री। क्या कह रहा हूं, पूरा 360 डिग्री घुमाया जा रहा था। देखना क्या अभी आपको पूरा प्रकाश पास होगा। यस सर, इंटेंसिटी कम 0 और घुमाओ, बढ़ेगा मैक्सिमम। सर और घुमाओ भाई, यहां से और घूमेगा, फिर बढ़ेगा, फिर क्या कम 0, लंबत हो चुका है, लंबत। हाँ सर, फिर वापस बढ़ेगा मैक्सिमम। अच्छा, मतलब एक पूरे चक्कर में 2 बार 0 बनता है और 2 बार मैक्सिमम आता है। ओहो, तो एक पूरे चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम और 2 बार कितना 0 आता है। देख लेना भाई, कंपन मेरे पास ऐसे है, कुर्सी को पूरा घुमा दे, एक बार कुर्सी को घुमा। सर इस बार में क्या थे सर, आपके जो कंपन थे इसके साथ साथ थे, आराम से आर पार हो गए। फिर कम 0, बड़े मैक्सिमम और घुमाओ, कम 0 और घुमाओ, कितना फिर से मैक्सिमम। तो एक पूरे चक्कर में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार कितना 0 बनता है। बात समझते हैं। एक प्रकाश का आयाम A है, ध्रुवक मेरे पास विश्लेषक दे रखा है, उनके मध्य कोण कितना 60 डिग्री है। तो विश्लेषक द्वारा प्राप्त परावर्तित प्रकाश का आयाम, सो आयाम का कभी नहीं बताया। देख ले, हम जानते ना कि आयाम समानुपाती होता है A स्क्वायर के। रखता हूं यहाँ पे A2 का स्क्वायर, यहाँ पे A1 का स्क्वायर, ये रहा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दे तो A2 बराबर A1 cos थीटा। सब बहुत बढ़िया। तो मेलस का नियम आयाम के लिए भी काम कर सकता है, बहुत बढ़िया। मेलस का नियम क्या है, आपका आयाम के लिए भी काम कर सकता है। सब बहुत बढ़िया। तो आयाम के लिए भी अगर मेलस का नियम लगाता हूं तो देखना पास आपका आने वाला अंतिम आयाम पुराने वाले आयाम का cos थीटा होता है। पहले कितना था, A था, कौन कितना है 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, काम खत्म, आंसर A/2। ऑप्शन डी आया कि नहीं आया, तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। डन है क्या, ऑप्शन डी आपका सही आंसर बनेगा, चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। यहां बात करता हूं, 2 निकोल प्रिज्म इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि इनके मुख्य तल एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर। 2 प्रिज्म है, ध्यान पड़ेगा कि 2 प्रिज्म है कि पहला वाला है उसका तल तो ये रहा
और दूसरा वाला इसके साथ 60 डिग्री कोण, मतलब कि अगर पुराने वाला यहां पर था तो इसका जो तल है वो कितना 60 डिग्री कोण में बोला गया। बहुत बढ़िया, ठीक सर। तो बोला गया कि कितना प्रतिशत प्रकाश की तीव्रता आपको प्राप्त होगा। सर किससे? आपतित अध्रुवित। हम जानते हैं सर अध्रुवित प्रकाश आएगा आई के साथ, आई के साथ जब यहां वो पहुंचेगा, हम जानते हैं अध्रुवित को ध्रुवित करने में तीव्रता आधी हो जाती है। आप तो कितना सर, इसको बोल दो आई नॉट कह दो, आधा मिलेगा, ठीक सर। फिर यहां पे जब ध्रुवित प्रकाश को उस पर डालेंगे तो अब लगेगा मेलस का नियम। बहुत बढ़िया, मेलस लो लगा देंगे, ठीक है। तो अंतिम तीव्रता I2 प्राप्त करने का भाई निकालते हैं। तो अंतिम तीव्रता I2, इसके जस्ट पहले I नॉट का कोस स्क्वायर थीटा बनता है। तो I नॉट कितना है सर? I नॉट है I नॉट I बटा 2, और कोण कितना है? 60 है, तो cos 60 का होल स्क्वायर। सोल्व करता हूं, ये रहा I बटा 2। cos 60 1/2 होता है, इसका करूंगा स्क्वायर में कितना का I बटा 8, I बटा 8। सोचो तो पहले I था, अभी I बटा 8 हो गया, कितना कम हुआ होगा सर? हाँ बोला गया कि कितना प्रतिशत भाग इसका गुजरेगा। भाई I में से I बटा 8 हो गया, तो 1/8 को भी निकालो परसेंटेज में, कितना भाग पार हुआ? 4 से काटो 2 बार, 4 से काटेगा 25 बार, 25 बटा 2 कितना? 12.5। तो 12.5% हिस्सा आपको आखिरी में प्राप्त हुआ है। तो 12.5 लास्ट में प्राप्त हुआ है, 12.5 आपको आखिरी में प्राप्त हुआ है। सब बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलेगा, डन है? हाँ सर, वेरी गुड। ना देखो, हाँ ये कहां से आ गया ना, करना दो इसको, ये आप होमवर्क में करना, थोड़ा इसको रहने दो यार भी। ना देखो, नीट 2020 में आया हुआ सवाल है, नीट 2020 में आया हुआ सवाल है। बताओ क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए क्या आंसर आना चाहिए? किसी अंतरा प्रश्न के लिए ब्रूस्टर कोण IB है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? किसी अंतरा प्रश्न के लिए आपका ब्रूस्टर कोण दे रखा, मतलब ब्रूस्टर कोण जो IB है उसका मान क्या आना चाहिए? सोच के बताओ, जवाब दे हो, सॉल्व करो। तब तक मैं अपने लिए जरा कॉफी लेके आता हूं, आप लोग करो। मैं कॉफी ले आता हूं, आ रहा हूं। हाँ मैं पहले को क्या सोल्व, क्या सोल्व? चलो चेक करते हैं, देखो बात करते हैं। तो मैं बोला सर ब्रूस्टर कोण क्या होता है दोस्त? तो ये होता है आपका म्यू, क्या होगा? चल ठीक है, तो म्यू क्या होता है? सर म्यू होता है C बटा V। तो C क्या होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग किसी माध्यम में। अब मुझे बता कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है? सर निर्वात में होता है, किसी माध्यम में उससे कम ही आएगा। हाँ सर, तो ये चीज हमेशा बड़ी रहेगी और ये चीज हमेशा छोटी रहेगी। बोल हाँ कि ना?
सही बोल रहा हूं क्या कि निर्वात में वेग मेरे पास क्या है? हमेशा ज्यादा आएगा, मतलब सी हमेशा ही ज्यादा होगा v से। यस सर। अब ऊपर का नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो क्या म्यू का मान 1 से बड़ा आएगा? यस सर। सर म्यू का मान मेरे पास क्या है? हमेशा 1 से बड़ा आवेगा। चल ठीक है, बात करता हूं। सर म्यू का मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। चल देखते हैं, सुनिएगा। सर म्यू क्या है? सर म्यू मेरे पास है 10IB। बहुत बढ़िया सर। एक कब आता है 10 का वैल्यू? सर 45 पे आता है। ओहो 45। सर दोनों का 10 हटा दे तो IB का मान क्या है? हमेशा 45 से बड़ा आएगा। बोल हाँ क्या ना? ओए होए सर ब्रूस्टर का है, ब्रूस्टर कोण हमेशा 45 से बड़ा होगा। 45 से बड़ा कौन सा ऑप्शन? देख सर 45 से कम ना। सर ये तो सिर्फ एक फिक्स वैल्यू बोल रहा है सर, फिक्स तो नहीं है। 45 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, फिक्स तो नहीं आएगा। 030 सर 45 से कम है, खत्म। 45 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बोले है कि नहीं? बोल मेरे डाल, आया कि नहीं आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगलो सवाल नीट 2017 में आया था, बढ़िया मस्त बेहतरीन सवाल। एक बार जरा सवाल पढ़ लो फिर बताता हूं। एक बार जरा सवाल पढ़ ले मेरे दोस्त, लास्ट 2 सवाल बचे हैं फिर बस छुट्टी। अरे बताओ भैया, पढ़ा सवाल? क्या बोल रहा है? सर दो पोलराइड P1 P2 इस प्रकार है कि इनकी अक्ष आपस में लंबवत है। ठीक है, P1 और P2 इस प्रकार है कि इनकी जो अक्ष है ना, अक्ष वो आपस में क्या है? लंबवत है। इसकी अक्ष ये रही और इसकी अक्ष ये रही, लंबवत बोल रहा है। ठीक सर। बोला गया है कि P1 पे आपने अध्रुवित प्रकाश डाला। भाई P1 पे क्या है? पास अनपोलराइज्ड लाइट अपन ने डाल दिया, यूपी। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि P1 P2 के बीच में हमने एक अन्य पोलराइड डाल दिया। P1 P2 के बीच में क्या है? एक अन्य पोलराइड अपन ने P3 डाल दिया, जिसका अक्ष P1 के साथ, P1 की जो अक्ष थी ये वाली इसके साथ से कितना? 45 डिग्री कोण बोला गया। पढ़ना एक बार, क्या यही बोल रहा है क्या? सवाल पढ़ एक बार पूरा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या यही बोल रहा है क्या? हाँ सर यही बोला है। अब तुम बता ना, तुम बता तो है कैसा? अध्रुवित प्रकाश आएगा I0 वाला। जब वो ध्रुवित होगा तो उसकी तीव्रता पहले से आधी, इसको कह दो I1। बहुत बढ़िया, I1। अब ध्रुवित प्रकाश जाएगा इसके ऊपर से, बाहर निकलेगा, कोई नई तीव्रता I2 आएगी। तो मेलस नियम के अनुसार I2 बराबर पहले वाली तीव्रता I1 को स्क्वायर थीटा। तो इसके कंपन ऊपर नीचे थे, इसका और इसके कितना कोण है? 45 डिग्री कोण है। तो I1 कितना? I0 बटा 2 और cos 45 का स्क्वायर। हम जानते हैं क्या सर? cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। हमें करने का इसका स्क्वायर। जी हाँ, सोल्व किया जाए तो I0 बटा 2 1/2 कितना बचेगा? I0 बटा 4। बहुत बढ़िया सर, फिर से इससे पास होगा। आप देख सर, कंपन अब आपके ऐसे हैं, अब कंपन इसके ऐसे हो गए हैं, तो भाई इस लाइन का इसके साथ कितना कोण सर? फिर से आएगा 45 डिग्री। फिर से आएगा कितना? 45 डिग्री। तो मेरे पास क्या है? बाद में जो आपको I3 मिलेगा वो जस्ट पहले वाले I2 का cos स्क्वायर 45 बनेगा। हाँ सर, तो I2 कितना गिरा? I0 बटा 4 cos 45 1/√2, ऐसा करूंगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो I0 बटा 8। ये आपका आंसर। आराम से देख लो, मैं वेट कर रहा हूं। आराम से देख लो, समझ लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मतलब कहानी कुछ ऐसी थी सर, P1 P2 आपस में लंबवत थे, उनके बीच में एक डाल दिया 45 पे। तो P1 P2 लंबवत, उनके बीच में एक डाला 45 पे, तो इसका P1 के साथ कोण भी 45 है और P2 के साथ कोण भी 45 है। बहुत बढ़िया, तो ऐसे सोल्व हो जाएगा और नीट 2017 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन बन सकता है गारंटी के साथ। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। अपवर्तनांक म्यू वाले पदार्थ के, तो तुम खुद से करना, मैं बता रहा, बताया चीजें।
और आपका ये होता है चैप्टर खत्म। आपका ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो आपका वेव ऑप्टिक्स भी हो गया खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे अपना लॉजिक गेट्स। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट। ठीक है, चैप्टर छोटा है, आसान है, और लॉजिक गेट भैया बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिक गेट आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भैया कंफर्म तौर पर बनेंगे, गारंटी के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं लॉजिक गेट से। तो पढ़ लेना उसको, कल की क्लास में आते हैं। ठीक है, कल का जो टॉपिक है वही अपने पास बहुत छोटा है, वो भी अपने पास आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कल अपना सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि कई सारे बच्चे कल शायद नहीं आएंगे, है ना। पता है कि कल शायद कई सारे बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि लॉजिक गेट आसान टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चों को आता है, मैक्सिमम बच्चों को आता है। तो हो सकता है कि कल कई सारे बच्चे नहीं आए। तो भैया अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए भैया आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। मानता हूँ कि जब आप लोग किसी सिस्टम से बीच में कहीं से निकलते हो, बहुत सारे बच्चे अब परेशान होते हैं, बहुत सारे उनको तकलीफ भी आती है, बिल्कुल समझता हूँ मैं। ठीक है, तो हाँ, कहीं ना कहीं एक तरह से गलत भी था कि बीच सेशन में मैंने वहाँ से छोड़ा। ठीक है, पर मुझे लगता है कि जब बात अपने लिए हो तो सब कुछ बहुत छोटा लगता है। ठीक है, तो मैंने अपने लिए चीज़ें वहाँ से छोड़ी। ठीक है, बट हाँ, मैंने आपसे तब भी प्रॉमिस किया था कि मैं कहीं भी जाऊँ आपको आपका सिलेबस पूरा करवा के जाऊँगा, आपको आपका सिलेबस पूरा करवा के जाऊँगा। तो मैं आपको सिलेबस पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, अपना कल लास्ट टॉपिक होगा, सब कुछ अपने पास कंप्लीट हो जाएगा, उस अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यकीन मानना, जितना मैं आपको रेगुलर क्लास में पेड बैच में पढ़ा था उतना ही मैंने आपको यहाँ पढ़ा है, बल्कि एक्स्ट्रा ही पढ़ा के दिया है। जितना मैंने आपको पेड बैच में पढ़ाता हूँ, जितना आपने वहाँ पे पैसे देके पढ़ा है, मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ा के मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ये मेरी कंफर्म है, मेरी गारंटी है। ठीक है, और इवन आपको बहुत अलग तरीके से, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट, बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। माइंड मैप सीरीज़ जो शायद मुझे वहाँ कभी ज़िंदगी में मिलती भी नहीं, माइंड मैप सीरीज़ जो शायद मुझे कभी वहाँ ज़िंदगी में नहीं मिलती पढ़ाने को, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे दी है। मैंने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट उसमें डाला है, बहुत शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में। तो आप लोग चाहो तो उसे रिवीजन कर सकते हो। और रही बात 12th के माइंड मैप, वो मैं अपने ही यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वो ऐसे नहीं हो पाएंगे जैसे मैंने यहाँ पढ़ाए हैं, वो आपके होंगे सिंपल आईपैड वाले, जिस पे आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेगा, स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे नोट्स होंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, वो आपके माइंड मैप मिलेंगे। ठीक है, तो मैं दूंगा आपको अपने यूट्यूब पर। ठीक है, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो और जो रहेगी लॉजिक गेट, वो मैं आपको कल समझा ही दूंगा, वो बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो आराम से पढ़ाई करो, मेहनत करो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस साल एग्ज़ाम क्रैक करो। ठीक है, आप सभी लोग इस साल एग्ज़ाम क्रैक करो, पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि देखो, बात समझो, कोचिंग वोचिंग दोस्त यार यहाँ पे जो तुम मटर गश्ती करते हो ना, दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, सब धरी की धरी रह जाएगी अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो। यकीन मानना, जो बच्चों ने मेहनत किया इस साल, हो सकता है कि कई बच्चों के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट हो, है ना, हो सकता है कि कई बच्चों का सेकंड अटेम्प्ट हो, लेकिन पहली बार सीरियसली पढ़ाई किया हो। यकीन मानना बच्चे, सीरियसली पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, सीरियसली पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है भाई, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। ये शायद तुम लोग आज नहीं समझ रहे हो, पर जिस दिन एग्ज़ाम दोगे, जिस दिन एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें फील होगा यार बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई किया, एग्ज़ाम भी दिया, अच्छा भी गया, लेकिन उसके बाद भी वो स्कोर नहीं मिल पाया जो तुम चाहते थे, वो रैंक नहीं मिल पाई जो तुम लोग चाहते थे, या फिर हो सकता है कि शायद सिलेक्शन से ही आप 1-2 नंबर से रह जाओ। ठीक है, तो एक बात समझना कि जो भी टीचर तुम्हें सिखाता है, समझाता है, तुम्हें डांटता है, करता है, वो तुम्हारे भले के लिए होता है। ठीक है, वो तुम्हारे भले के लिए होता है। ठीक है, कि इंसान आपके लिए बहुत बार आपका भला करने के लिए आपके साथ बुरा बर्ताव कर देता है। सच बात देखो, यही है। इंसान कई बार क्या होता है ना,
आपका भला करने के लिए आपके साथ बुरा बर्ताव कर देता है। टीचर की दी गई डांट या टीचर द्वारा की गई पिटाई हर बार बुरी नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि एक टीचर का सही इरादे से अगर बच्चे को डांटता है, पीटता है, तो वो बच्चे को हमेशा बरकत ही देता है, वो बच्चे को हमेशा आगे पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर टीचर एक सही इरादे से बच्चे को समझाता है, डांटता है, फटकारता है, कभी एक बार शायद चाटा मार देता है या पिटाई भी कर देता है, ठीक है, वो सब कुछ उस बच्चे की भलाई के लिए होता है। सेम तरीके से घर पे माँ बाप होते हैं। पापा भले आपसे कभी कुछ बोलते नहीं होंगे, है ना, मोस्टली कभी बोलेंगे नहीं, और कभी बोलेंगे तो डांट देते हैं कि कुछ काम तेरे पास है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये नहीं। पर सर एक बात समझूं कि वो आदमी इतना सब कुछ मेहनत करता क्यों है? तुम्हारे लिए तो करता है। मुझे बताओ, उसकी उम्र में शायद उसे कोई शौक बचे भी नहीं होंगे, है ना। घर में जो आपके पापा जी बैठे होते ना, शायद उस इंसान के आज के टाइम पे कोई शौक बचा भी नहीं हो कि भाई मुझे कोई शौक करना है। शौक सारे मर चुके उस आदमी के, उस आदमी के सारे शौक मर चुके हैं। वो शायद आज भी इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि यार मैं अपने बच्चे को ना एक अच्छी शिक्षा दिला पाऊँ, एक अच्छा इंसान बना पाऊँ, वो आगे जाके एक अच्छा करियर बना पाए जहाँ पे चीज़ें सीख पाए। ठीक है, तो वो बस आपको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, कई बार आपके भले के लिए वो आपके ऊपर बहुत कठोर हो जाते हैं कि बेटा पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, जानवर है, बेवकूफ़ है, उल्लू है, गधा है। क्या होता है ना, इंसान की साइकोलॉजी होती है। उसको लगता है कि किसी को अगर समझाना ना तो दो ही तरीके हैं, या तो प्यार से समझाओ, प्यार से समझाने का काम मम्मी करती है कि बेटा मेरे मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, मम्मी प्यार से करती थी। ठीक है, जब प्यार से काम नहीं बनता ना, फिर बाप थोड़ा कठोर बनता है, अपने आप को बुरा बनाता है। बाप अपने आप को बुरा बनाता है कि मैं इसको डांटूंगा, फटकारूंगा, इसकी बेइज्जती करूंगा ना तो शायद इसका ईगो हर्ट होगा, इसके अंदर थोड़ी सी घमंड आएगी कि ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो घर वाले क्या है ना, वो आपको दोनों तरह समझाते हैं। मम्मी आपको समझाती है प्यार से कि मेरे लाल, मेरे प्यारे मुन्ना, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, अच्छी जिंदगी होगी, ये होगा, वो होगा। बाप अपने आप को बनाता है कठोर। बाप अपने आप को खुद को बुरा बना के आपके लिए बहुत कुछ करता है, वो बहुत मेहनत करता है, आपके लिए पैसे कमाता है, आपको महंगे महंगे कोचिंग में, महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा के आपसे पढ़ाई करवाता है। उसके बाद भी काम ना बने तो शायद आस पड़ोस में कोई छोटी मोटी ट्यूशन दिलवा देता है कि बेटा इससे पढ़ ले, महंगी महंगी बुक्स ला के दे देता है। और उसके बाद फिर आपको डांटता भी है कि भैया कोई बात नहीं, बच्चा मुझसे नफरत तो करेगा, बच्चे के लिए बुरा कौन बन रहा है, मैं तो बन रहा हूँ। अगर मेरे बुरा बन जाने से अगर बच्चे का फायदा हो रहा है, वो बन जाता है, वो सच में बन जाता है। ठीक है, और कभी हमें एहसास नहीं होता इस बात का। ठीक है, और वो सब छोड़ो यार, साल भर तुम लोग अपनी मेहनत कर रहे हो, साल के आखिर में अगर एग्जाम देने जाओगे और वहां पे तुम्हें ये फील है कि यार बहुत करीब हूं उस सपने के, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरी रह गई है, समझ रहे हो? ये आपको एग्जाम फील होगी इस दिन, एग्जाम में कई बच्चों को ये उस दिन फील होगा, एग्जाम में उस दिन ये फील होगा आपको ये कि यार पता है सपना सामने दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल सामने, कि पेपर हाथ में है, पेपर हाथ में भाई, सपना बिल्कुल सामने दिख रहा है, पर ऐसा लगा कि बस 1 इंच से छूट रहा है, 1 इंच से, एक सवाल से, एक नंबर छूट रहा है सिर्फ वो। आपको ऐसी फीलिंग आएगी वहां पे एग्जाम में, यार ये हो जाए ना, मेरा कंफर्म हो जाएगा। पर पता है जब वो क्वेश्चन नहीं होगा ना, जब वो एक क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा जिस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है, उस दिन अपने आप पे इतना गुस्सा आएगा, तुम लोगों को इतना गुस्सा आएगा कि यार उस दिन सर ने कहा था पढ़ ले साले, पढ़ लिया होता तो शायद आज ये नहीं देखना पड़ता। समझ रहे हो? यकीन मानो दोस्त, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी चीज है। तुम्हें लगता है आज के टाइम पे कि भाई बहुत लाइफ आसान होती, नहीं होती भाई, नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है मैं जब से वहां से यहाँ पे आया हूँ क्या मेरी लाइफ बहुत आसान हुई है? नहीं भाई, बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल है। और मुझे पता है कि इस साल तो फिर भी ठीक है, आने वाला सेशन मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा, आसान बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि भाई मास्टर बाहर गया है, पैसे के लिए गया है, ये करने गया है, वो करने गया, तुम्हें लगता है भैया, तो दुनिया को लगता है, दुनिया को सिर्फ यही लगता है कि एक टीचर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। नहीं कर रहा भैया, बहुत लोग हैं जो पैसे जरूरत है, ये बात मानता हूँ, पैसा आदमी की जरूरत है तो पैसा वो कमाता है, उसको चाहिए पैसा, वो एक सही बात है, वो झूठ नहीं है। लेकिन हर आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम करे जरूरी नहीं है। कई लोग हैं जो आपके लिए मेहनत करते हैं, जो करना चाहते हैं, आपके लिए बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, ढंग से मेहनत कर लो। सपना है, सपना न रह जाए, सपना ना रह जाए, उसको हकीकत बना लो। सपना ना रह जाए, उसको हकीकत बना लो, वरना बाद में बातें बहुत याद आएंगी, मुझे लगता है। ठीक है,
कि भाई बहुत आसान होगा आगे लाइफ। नहीं होती बॉस, नहीं होती है। लाइफ में कभी कभी ऐसे दिन में देखोगे जहाँ पे अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करोगे, अपने आप को इतना इतना कमज़ोर पाओगे ना कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ में वो टाइम देखा है। मैंने लाइफ में कभी एक टाइम देखा है ऐसा कि भैया ये मेरे हाथों से चीज़ें छूट रही हैं, लोग छूट रहे हैं, सपने छूट रहे हैं, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कि मेरे पास दोनों हाथ है, दोनों पैर हैं, काम करने के लिए सक्षम हूँ, काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन काम ही नहीं करने को, काम ही नहीं करने को। समझ रहे हो? और तुम्हें लग रहा है कि भाई सर हम तो कर लेंगे, भाई नहीं है आसान। आप सोचो यार, एक बार सोचो तो सही। इस बार भी 23 लाख फॉर्म भरे, 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 23 लाख बच्चों ने डॉक्टर के लिए अप्लाई किया है, एमबीबीएस सीट के लिए अप्लाई करा है, नीट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। पास कितने होंगे? सिर्फ 1 लाख। बचे हो कहाँ जाएंगे? 22 लाख। रिपीट कर लेंगे? कितने रिपीट कर लेंगे? 5 लाख 10 लाख रिपीट कर लेंगे। बाकी जनता कहाँ गई? बाकी जनता कहाँ गई? पता भी नहीं किसी को। वो छोड़ो, जो बच्चा जाता है इंजीनियर बनने के लिए, है ना, करीबन हर साल वही 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं आईआईटी का, आईआईटी जेई, आईआईटी मेंस, कोई भी आपके नॉर्मल कॉलेज होते हैं उनमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, 60-70 हज़ार कोई अच्छे ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, बाकी लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं। और इवन अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होता है, जॉब की गारंटी नहीं होती है। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ भाई, मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ। राजस्थान का सेकंड बेस्ट कॉलेज है वो, पूरे राजस्थान का। पूरे राजस्थान का जब मैं पढ़ता था वो सेकंड बेस्ट कॉलेज था। फर्स्ट कॉलेज था जोधपुर एमबीएम, जोधपुर एमबीएम। सेकंड बेस्ट कॉलेज था मेरा कोटा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जो पूरे राजस्थान में होने वाले कॉलेज का कंडक्ट करती है एग्जाम, सबका वहां पे पूरी चेकिंग होती है। वो कॉलेज था मेरा, समझ रहे हो? मेन यूनिवर्सिटी जो पूरे राजस्थान की पूरी मेन यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मैं उसमें पढ़ता था। सबसे बेस्ट ब्रांच जो बोलते हैं ना कि एवरग्रीन ब्रांच होती है मैकेनिकल सिविल, मैं मैकेनिकल पढ़ा हूँ। मैकेनिकल सबसे टफेस्ट ब्रांच थी, पूरे इंजीनियरिंग में सबसे टफेस्ट ब्रांच है। राजस्थान के सेकंड बेस्ट कॉलेज में पढ़ा हूँ, सबसे टफेस्ट ब्रांच में पढ़ा हूँ, सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ा हूँ, जिसको समझा है, करा है। उसके बाद भी साल के एंड में, सेशन के एंड में, जब मेरी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट हुई, मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मैं डाला हूँ, लाइफ आसान नहीं है, लाइफ आसान नहीं है। ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, चीज़ें मुश्किल हैं, सच में मुश्किल है, चीज़ें सच में मुश्किल है। सच्चाई यही है। कोई कितना भी बोले कि बेटा कर लो, ये कर लो, हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 फालतू बहाने कर दे, इमोशनल कर दे, सच बात बेटा ये कि आसान नहीं है, आसान सच में नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जिगरा लगता है, अपने आप को कठोर करना पड़ता है। कई बार ऐसा वक्त भी आएगा, साला रोने का मन करेगा, रो भी नहीं पाओगे। समझ लो, रोने का मन भी रो भी नहीं पाओगे। ठीक है, आजकल की दुनिया में लोग बहुत अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं बात करने को, हमारे पास भी नहीं है। कितना ही बोल लो कि हमारा ये, हमारा वो। ठीक है, तो ढंग से पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, जितना मेरे से बन सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। बाकी अल्टीमेटली दोस्त पढ़ना आपको ही है, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। ठीक है, मेहनत करो, करोगे तो अपनी लाइफ बनाओगे, बिगाड़ोगे तो अपनी ही बिगाड़ोगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटास, बाय।